Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in this video I'm going to discuss about the LCL ligament. What is the LCL ligament? What are the signs and symptoms of the LCL ligament? What happens when the LCL ligament damage? What are the grades of the LCL ligament? What are the tests of the LCL ligaments? And in the last I'll share with you about the rehab of the LCL ligament. So let's get started. Okay, so what is the LCL ligament? LCL ligament. Okay, so this is the structure of the knee joint. So let's get started. Okay, so this is tibia, fibula, femur. This is the MCL ligament, medial collateral ligament. This is the LCL ligament, lateral collateral ligament, and this is the ACL ligament, and this is the PCL ligament, ACL, PCL ligament. Okay, so these two are the menisci. Okay, so what is the LCL ligament? Basically, the collateral ligament is called the lateral collateral ligament. Basically, the collateral ligaments present on the sides of the knee joint. As you can see, they are present at the side of the knee joint. This is called the LCL, lateral collateral ligament, and this is called the MCL, also called the medial collateral ligament. The lateral collateral ligament found on the outside of the knee joint. Like it's found on the lateral side of the knee joint, and MCL it's found in the medial side of the knee joint, inside the knee joint. Okay, so basically what happened, what these ligaments do, these can help to prevent the abnormal sideways of motion, and basically it provides the stability, and it may also help to prevent the direct trauma during activity. And LCL ligament, what is the origin and insertion of the LCL ligament? So basically the LCL ligament originate from the proximal and posterior end of the lateral epicondyle of the femur and inserted anteriorly on the fibular head. बेसिकली LCL लिगामेंट क्या करता है, फीमर को कनेक्ट करता है फिबुला के साथ, ठीक है, बाहर की तरफ जो है ना खुलने से रोकता है फीमर, क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, आउटर साइड ऑफ द नी जॉइंट प्रिवेंट करके रखता है आउटर साइड ऑफ द नी जॉइंट की इंजरीज से, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द नी जॉइंट इंजरीज नहीं होनी। अभी हम फंक्शंस देखते हैं LCL लिगामेंट के, तो फंक्शंस में क्या क्या आता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा क्या, लेटरल साइड ऑफ द स्टेबिलिटी ये ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो बाहर की तरफ इसको खुलने से रोकता है, ठीक है, मतलब कि स्टेबल करके रख रहा होता है ड्यूरिंग हायर एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके अंदर ये हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वेरस स्ट्रेस में नी को 30 डिग्री फ्लेक्शन में रोक के रखता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, कोई भी हाई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ये सपोर्ट करता है नी को, ठीक है। अब नी जो है, ये जो LCL लिगामेंट होता है ये हमेशा जो है क्या होता है, इसका जो इंजरी होती है ना, LCL लिगामेंट कभी आइसोलेटेड इंजर्ड नहीं होता, मतलब लेस देन 2% चांसेस होते हैं कि आइसोलेटेड इंजर्ड हो, वरना तो ये किसी ना किसी के साथ इंजर्ड हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि LCL लिगामेंट अब कैसे इंजर्ड होता है, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ इसका इंजरी ये होता है कि भाई MVA के थ्रू, डायरेक्ट कोलेजन के थ्रू, डायरेक्ट अगर कोलेजन हुआ तब RTA के थ्रू, हाई इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा है उसके थ्रू ये इजीली इंजर्ड हो जाता है, ठीक। और ये जो है ना बेसिकली मल्टी लिगामेंटस इंजरी में भी ये इजीली इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो है ये जो LCL है फिबुला के साथ अटैच होता है ना, तो इसके नीचे से यहाँ से गुजरी हुई थी कॉमन पेरोनियल नर्व। समटाइम्स LCL के इंजर्ड होने की वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व भी जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप जो एक कंडीशन होती है जो कि हमें देखने को मिल रही होती है। अगर LCL की इंजरी के साथ साथ जो है वो कोई और टेंडन्स वगैरह भी रप्चर हुए हैं या फिर कॉमन पेरोनियल नर्व का कोई इशू है, तो उसको हम मिला के बोलते हैं पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर इंजरी, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अब हम पढ़ रहे हैं सिम्टम्स, तो सिम्टम्स देख लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सिम्टम्स ये आएंगे हम पेशेंट्स के कि भाई स्वेलिंग होगी, पेशेंट प्रेजेंट करेगा स्वेलिंग के साथ, ठीक है, पेन के साथ, इनस्टेबिलिटी के साथ, लॉकिंग मूवमेंट के साथ, जब भी नी को मूव करेगा तो उसको लॉकिंग फील होगी, लॉकिंग विथ नी मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा सोरनेस होगी कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ द नी जॉइंट, soreness outside of the knee joint, sorry. So these are the basically signs and symptoms.
उसके बाद क्या होता है जो माइनर इंजरीज अगर इसकी अब इसकी ना कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं, जैसे कि उन लिगामेंट्स बाकी सबकी ग्रेडिंग्स हमने पढ़ी थी, तो इसकी भी कुछ ना कुछ ग्रेडिंग्स होती हैं। अब ग्रेड 1 में क्या होता है, वही ग्रेड 1 में क्या होता है कि सिंपल थोड़ी बहुत माइनर टीयर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, कोई स्प्रेन हो गया, माइनर टीयर आ गए। ग्रेड 2 की इंजरी में क्या होता है कि ये रप्चर हो जा ग्रेड 2 की इंजरी में क्या होता है, पार्शियल ये टीयर हो जाता है। ग्रेड 3 की इंजरी में क्या होता है, ये कम्प्लीटली तौर पर टॉर्न हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब हम वेरस स्ट्रेस टेस्ट अप्लाई करते हैं 30 डिग्री फ्लेक्शन में, तो क्या होता है कि ये इसका ग्रेड 1 में जो है ये लेस देन 5 मिलीमीटर लेटरल साइड से ओपन होता है। ग्रेड 2 में क्या होता है कि 5 to 10 जो है वो मिलीमीटर ओपन हो रहा होता है, और ग्रेड 3 में जो है ये 10 से ज़्यादा ओपन अप हो रहा होता है, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ओपन अप हो रहा होता है। तो ये थी ग्रेड 3 की। अब ग्रेड 1 के साथ अगर पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसमें वही पीआरपी वगैरह की जाती है। ग्रेड 2 के साथ अगर प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें देखा जाता है कि क्या अच्छा आर्थ्रोस्कोपी इस कंडीशन में एलसीएल में नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर इसमें बेसिकली स्क्रूज के थ्रू कुछ और एक्टिविटीज़ होती है, उसके थ्रू हम जो सर्जन्स वगैरह हैं वो सर्जरी कर रहे होते हैं। और ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 में वही एलसीएल की रिकन्स्ट्रक्शन की जाती है। अब देखा जाता है कि एलसीएल अब किसके साथ डैमेज हुआ है, पीसीएल के साथ, एसीएल के साथ, या किसी और चीज़ के साथ, तो फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सिचुएशन उसको बेसिकली डील किया जाता है। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि एलसीएल डैमेज हुआ है, तो उसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं। उसमें एक स्ट्रेस एक्सरे भी आ रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेस एक्सरे भी आ रहा होता है, एक स्ट्रेस एक्सरे होता है और एक एमआरआई होता है। तो एमआरआई से मोस्टली क्लियर हो जाता है, तो स्ट्रेस एक्सरे की तरफ जाने की जरूरत। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिहैब को देख लेते हैं। ओके, तो अब हम रिहेबिलिटेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है ना बाकी एमसीएल वगैरह की तरह इसमें भी फेजेस होते हैं, तो 4 फेजेस में होते हैं। फ़ेज़ 1 में क्या होता है, फ़ेज़ 1 के गोल हमारा ये होता है कि हमने स्वेलिंग को कंट्रोल करना है, नी की फ्लेक्शन को 90 तक लेके आना है, और उसके एक्सटेंशन को 30+ लेके आना है, और इसकी क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग जो है 4 to 5 और हैम्स की स्ट्रेंथनिंग 5 to 5 लेके आनी है। ये जो है 4 हफ्तों तक चलती है, ठीक है। इसमें फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है वो यही क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, कंप्रेशन, मैनुअल थेरेपी, गेट की एजुकेशन वगैरह करवाते हैं। उसके अलावा इसमें एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम लोग जेंटल फ्लेक्शन, आरएम वगैरह करवाते हैं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज जो 30 डिग्री है वो करवाते हैं। उसके अलावा सपोर्टेड हम उससे बायलेटरल काफ की रेजिस्ट करवाते हैं, काफ रेजिस्ट करवाते हैं, हिप की अबडक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराते हैं, हैम्स की पुली करवाते हैं और गेट ड्रिल्स करवाते हैं। और इनिशियली हम उस पर पार्शली वेट बेयरिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे फुल वेट बेयरिंग पे जाते हैं। फ़ेज़ 2 में हम लोग क्या करवाते हैं, फ़ेज़ 2 में फुल वेट बेयरिंग करवाते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग को एलिमिनेट करते हैं, पेशेंट की आरएम फुल करवाते हैं। उसके अलावा जो है इसकी क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग वही 4 to 5 और हैंड्स की 5 to 5। ये जो है ये फेज़ 4 to 6 वीक तक चलता है। इसके अंदर क्या क्या करवाते हैं, इसके अंदर वही क्रायोथेरेपी, कंप्रेशन, इलेक्ट्रोथेरेपी, मसल्स की एजुकेशन, एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम है। इसके अंदर आरओएम ड्रिल्स करवाते हैं, ठीक है, मिनी स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेस एक्सरसाइज, ब्रिजिंग, हिप की अबडक्शन, सिंगल लेग काफ रेज, गेट की एजुकेशन, पेज बैलेंस एंड प्रोप्रिसेप्टिव, ये सारी एक्सरसाइज। और फंक्शनल एक्टिविटीज़ में इसके अंदर स्विमिंग और रोड बाइक वॉकिंग वगैरह ये सब कुछ करवाते हैं। फ़ेज़ 3 में क्या करते हैं, फ़ेज़ 3 में जो है फुल आरओएम करवाते हैं, ठीक है, फुल आरओएम, फुल स्क्वाट, डायनेमिक एक्सरसाइजेज, रिटर्निंग टू लाइट जॉगिंग वगैरह इस चीज़ों पे फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे लेके जा रहे हैं। बेसिकली ये जो है 6 to 10 वीक्स तक चलता है ये फ़ेज़, ठीक है। इसके अंदर मैन्युथेरेपी, एक्सरसाइज एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, इसके अंदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा करवा रहे होते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर बेसिकली हमने डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करवानी होती है, एंड्योरेंस बढ़ानी होती है। उसके अलावा एजिलिटी एक्सरसाइजेस और जंपिंग एंड लैंड ड्रिल्स वगैरह करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वही स्विमिंग, रनिंग वगैरह स्पोर्ट स्पेसिफिक रिलेटेड एक्सरसाइज करवाते हैं। अब फ़ेज़ 4 में क्या होता है, फ़ेज़ 4 में फुल स्ट्रेंथनिंग, आरओएम एक्सरसाइज, एंड्योरेंस पे ज़्यादा काम करते हैं अफेक्टेड लिम्ब के अंदर। और ये जो फ़ेज़ होता है ये 8 से 10 हफ्तों तक और 10 से 12 हफ्तों तक भी चल सकता है या उससे भी ज़्यादा। ये स्पोर्ट स्पेसिफ़िक बेसिकली स्पोर्ट स्पेसिफ़िक जो है ये फ़ेज़ है। और इसके अंदर क्या होता है, इसको हमने जो स्पेसिफ़िक स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसके अंदर उसको बेसिकली वापस लेके जाना है स्पोर्ट्स में, तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको सॉर्ट आउट करना होता है। और इसके अंदर जो है ना बेसिकली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हम पेशेंट को करवा लेते हैं। सो this is end of the video. If you have any kind of questions, so you can ask me in the comment box, and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you.